नमस्कार, पूर्वैया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सांदली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 50 अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान में एनडीए को भारी समर्थन मिलने का दावा किया। पटना में पार्टी कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा है कि एनडीए को पहले चरण में 32 से 34 जबकि दूसरे चरण में 22 से 24 सीटें मिलेंगी। पहले दो चरण में जो मतदान हुआ है उसमें दोनों चरण के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास से एनडीए के सभी साथियों के पास जो रिपोर्ट आई है उसका नोट एक्सचेंज करने के बाद हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहे हैं। जो ध्यान आकृष्ट करने वाली बात आई है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है, और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ है। साथ ही अमित शाह ने तीनों चरणों में भी एनडीए के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही अमित शाह ने लालू नीतीश पर भी तंज किया। जो गठबंधन महागठबंधन के नाम से बना है वो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। नीतीश जी ने लगभग 20 साल तक लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा आए। लालू जी और नीतीश जी दोनों आजीवन बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते रहे। लोहिया जी, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की गैर कांग्रेसवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाकर उसी में पले, उसी में बड़े, राजनीतिक कैरियर बनाया। आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कांग्रेस के साथ भी आए हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज 2 की वापसी नहीं होगी। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 कतई नहीं चाहती। विशेषकर अति पिछड़े, दलित और महादलित, उनके लिए 15 साल का जंगल राज का शासन, लालू जी का शासन दुस्वप्न की तरह है। वो फिर से नहीं चाहते कि उसी प्रकार का आतंक ये पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर, महादलितों पर हो। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा उत्साह अति पिछड़ों में, दलितों में और महादलितों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई पड़ा है। से जब आरक्षण के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्तमान आरक्षण का समर्थन करती है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। संविधान ने दलित, आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी कहा है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश सिर्फ झूठ बोलकर इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। जो पहले कहा था आज भी इस बात पर कायम है। पहले कभी नहीं कहा था उन्होंने कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। ये तो लालू यादव, नीतीश कुमार, जिनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझकर आरक्षण और बाकी के मुद्दों को उछाल रहे हैं। जबकि आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि
आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर बिहार चुनाव में जमकर बयानबाजी हो रही है। लालू प्रसाद अपने भाषणों में आरक्षण पर आरएसएस का जिक्र जरूर करते हैं। बीजेपी के बड़े नेता कई बार बयान जारी कर आरक्षण पर सफाई दे चुके हैं। अब आरएसएस की ओर से उत्तर पूर्व क्षेत्र के कार्यवाह डॉक्टर मोहन सिंह ने चिट्ठी लिखकर सफाई दी। मोहन सिंह ने कहा कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। आरक्षण के बारे में संघ के विचारों के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है। मोहन सिंह ने संघ की ओर से इस तरह के भ्रामक प्रचारों की निंदा की है। आरएसएस के मुताबिक सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए आरक्षण की व्यवस्था को आवश्यक रूप से रहना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि संविधान से मिली आरक्षण व्यवस्था के लिए संघ प्रतिबद्ध है। संघ का यह भी मानना है कि आरक्षण की सुविधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और अन्य पिछड़े वर्गों को योग्य रूप से मिले, जिससे कि संविधान निर्माताओं के उद्देश्य सफल हो पाए। संघ ने आरक्षण जैसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करने की बात कही। इससे पहले बीजेपी और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बयान देकर साफ कर चुके हैं कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही पार्टी के वर्तमान आरक्षण पर पुनर्विचार करने के पक्ष में है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में आरक्षण के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। बिहार चुनाव में इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर खूब हमला किया। आरक्षण पर बीजेपी की सफाई पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। लालू ने बीजेपी से सवाल किया है कि वो एमएस गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को कब जलाएगी। नरेंद्र मोदी की गोलवलकर ने जो लिखा है, इनके गुरु उस एजेंडा को ही लागू करना चाहते हैं, आरक्षण दलितों का, पिछड़ों का। और दूसरी बात उसमें खतरनाक है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई नेता, दलित नेता या दलित आवे अनाउंस करके, तो अपर कास्ट के लोगों का प्रतिकार खदेड़ना जरूरी है। तो बंच ऑफ थॉट में जो है वो किताब, आप बोल रहे हो कि नहीं अभी हम नहीं लागू करेंगे। जो देखा है गिरगिट की तरह रात चाल बदलते रहता, वो किताब को जलाने का डेट तय करो। यही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बीजेपी के धुआंधार प्रचार अभियान पर भी चुटकी ली। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। अब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है। हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी इनको। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। अब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है। हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी इनको। वहीं जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है, इसलिए आरक्षण पर सफाई दे रही है। प्रमाण है कि उनको पता चल गया है कि बिहार का चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के चुनाव में उनकी जो हार है, उस हार को देखते हुए अपनी बात को वो बदल रहे हैं। लेकिन आप जितना भी बात बदलें, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव में यहाँ के लोगों का मन बन गया है। आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उसको लोग जान गए हैं। तो इसलिए समय समय पर बयान बदलने से कुछ नहीं होता। आरक्षण पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश में अभी पिछड़ों का विकास नहीं हुआ है। ऐसे में आरक्षण खत्म होने का सवाल ही नहीं है। के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। रही बात मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी के बात को निगेटिव लोग प्रचार किया। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था पार्लियामेंट में कि हम जब आरक्षण दे रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि कौन बढ़ा कौन घटा, और यदि किसको घटने की जा रहा है, जिसमें कमी हो रही है, उसको और संसाधन देकर के आगे बढ़ावेंगे, आरक्षण को और पुख्ता करेंगे। सेंटीमेंट उनका वो था, आरक्षण के विरोध में नहीं थे। आरक्षण मामले पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि जब तक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी देश का पीएम है, तब तक कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। जब तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा है,
तब तक कोई माई का लाल आरक्षण को न इधर कर सकता है न उधर कर सकता है। आरक्षण है, रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान के साथ बीसीसीआई की होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। आज शिव सैनिकों ने बीसीसीआई दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। शिव सैनिकों ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट शशांक मनोहर को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने की धमकी भी दी थी। शहरयार बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट मनोहर के साथ आज ही बोर्ड के दफ्तर में मुलाकात करने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसमें दिसंबर में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने के प्रपोजल पर बातचीत होने के आसार थे। शिव सैनिकों के बीसीसीआई दफ्तर में किए जा रहे हंगामे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि हमारा जो विरोध है वो गलत नहीं। शिवसेना हमेशा देश भावना और यहाँ रहने वाले लोगों की भावना को देखते हुए कदम उठाती है और शिवसेना अपने कदम पर कायम रहेगी। आपको बता दें कि शिव सैनिकों ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट शशांक मनोहर को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने की धमकी दी थी। मुंबई में बीसीसीआई दफ्तर में शिवसेना के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि शिवसेना को ऐसे कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए और थोड़ा परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में हमारी भूमिका कोई आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी यही भूमिका रही है। देश में और भी बहुत राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लोग हैं, उनकी भी यही भूमिका रही है क्रिकेट के बारे में। अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, आप उनका भी बयान जो आया था बीच में देख लीजिए, वो भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए उनका विरोध रहा है। ऐसे बहुत से लोग हमारे देश में हैं जो प्रखर राष्ट्रभक्त है और पाकिस्तान के साथ किसी भी रिश्ते रखने के खिलाफ है। और शिवसेना ने अपनी भूमिका हमेशा कायम रखी है, चाहे सत्ता में हो या ना हो, हम कभी बदले नहीं, ना कॉम्प्रोमाइज किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बिहार चुनाव के संदर्भ में कहा है कि इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी। बिहार में एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा और इसी वजह से लालू नीतीश बेचैन हो गए। बिहार में जिस तरीके से 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार लालू जी बोल रहे हैं कि हम जीत गए, हमारी सरकार बन रही है। देखिए, लालू जी झूठ के पुलिंदा है, नाटक है, बिहार को उपहास का विषय बना दिया है और जो इनका महागठबंधन है वो बिखर चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि इनके पास अब कोई तथ्य रह गए हैं चुनावी अभियान चलाने के लिए, और इसलिए लालू प्रसाद जी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। तो सच्चाई तो ये है कि पहले और दूसरे चरण में जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है, इससे नीतीश कुमार और लालू यादव बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। उनको हार दिख रही है। बिहार के दीवालों पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, अगली सरकार एनडीए की होगी और बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए का होगा। इस शायद ये बेचैनी का कारण है उनके ऐसे बयानों के लिए। जम्मू कश्मीर में बीफ रखने की अफवाह को लेकर हमले में एक ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद से घाटी में तनाव है। आज ट्रक ड्राइवर के जनाजे के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि रविवार को भी लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद हिंसा और भी भड़क गई थी। वहीं कश्मीर के अनंतनाग में अलगाववादियों ने इस घटना के विरोध में बंद बुलाया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर की रात ट्रक ड्राइवर जाहिद रसूल भट्ट कश्मीर के उधमपुर से गुजर रहा था। उनके ट्रक में बीफ रखे होने की अफवाह के बाद कुछ लोगों ने उन पर पेट्रोल बम से हमला किया। हमले में जाहिद 80% जल गए थे। जाहिद को इलाज के लिए दिल्ली में ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 4 दिन पहले से उधमपुर में एक लड़का जिस पे अटैक हुआ था वो क्रिटिकल था और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में था, वो क्रिटिकल था, वो कल उसकी डेथ हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज पूरा कश्मीर बंद है। जो कॉल दी कॉन्फ्रेंस के दोनों दर थे उसने दोनों कॉल दी और इसी शाह भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉल में जी। कुछ डाउनटाउन में कर्फ्यू भी लगाया है, माइसुमा भी है, क्रिटिकल कंडीशन है, अभी हालत खराब हो चुकी है। और मैं अपील करना चाहता हूँ सब भाइयों बहनों से कि जो भी हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, अमन से रहे, क्योंकि पीस हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस पर्टिकुलर इस कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के लिए पीस सबसे जरूरी है। नेपाल में नए संविधान के विरोध को लेकर भारत के साथ रिश्तों में तनातनी के बीच नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन कमल थापा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
बता दें कि कमल थापा रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात तो उन्होंने की थी। आपको बता दें कि नेपाल सरकार तराई में सक्रिय मधेशी संगठनों से चर्चा को राजी हो गई है। यही नहीं, सरकार ने मधेशी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। लेकिन इस बीच नेपाल ने भारत से मदद भी मांगी है, जिस पर भारत ने कहा कि वह हर संभव मदद के लिए तैयार है। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने उस बयान पर सफाई उन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो ये मोदी या अमित शाह की हार नहीं होगी, बल्कि ये पूरे बिहार की हार होगी। अब साक्षी महाराज ने कहा है कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन चुनाव आयोग की टीम ने मुजफ्फरपुर में चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। नसीम जैदी बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे और 5वें चरण के चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी और नोडल पदाधिकारी भी शामिल थे। बैठक के बाद नसीम जैदी आयुक्त कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। वहीं रविवार को चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। सासाराम के एएसपी अभियान आमिर सुहेल गोलीकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। रोहतास एसपी के मुताबिक एएसपी आमिर सुहेल को जो गोली लगी है वो उनके ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी है। एएसपी का वाराणसी में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एएसपी आमिर सुहेल के पैर में गोली लगी है। इससे पहले खबर आई थी कि महादेव गांव के पास चेकिंग के दौरान अपराधियों ने एएसपी को गोली मारी है। वारदात को अंजाम देने वाले पत्थर माफिया बताए जा रहे थे। घायल एएसपी को नर्सिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी रेफर किया गया था, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे भी मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष ने पहले बीफ और दादरी मामले को खूब भुनाया। अब यहां पर महंगाई के मुद्दे को महागठबंधन ने अपना हथियार बना लिया है। महागठबंधन के नेता महंगी दाल पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसके लिए केंद्र सरकार को ही लताड़ा है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों में जमाखोर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार दाल का आयात कर रही है और जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। पटना सिटी में चुनाव प्रचार के दौरान हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चौक शिकारपुर पर हुई चुनावी सभा में जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ और अब बिहार के विकास में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं वो। छपरा के शिशु पार्क में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर भी जुबानी हमला बोला। मनोज तिवारी ने लालू को राजनीति का कॉमेडियन बताया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं का मुंह फट बयानबाजी जारी है। छपरा में प्रचार के दौरान झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे आम बोलचाल की भाषा में कतई इस्तेमाल नहीं किया जाता। भागलपुर में मुजाहिद पर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी ट्रक चालकों को अपना निशाना बनाते थे। बेगूसराय में आज मनोज सिंह नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए अपराधियों ने घर में घुसकर मनोज को गोलियों से छल्ली कर दिया। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मनोज का आपराधिक छवि रहा है। उसकी हत्या आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हुई है। पुलिस को आशंका है कि मनोज का भी तेल चोरी गिरोह से संपर्क था और तेल चोरी के क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर उसकी हत्या की गई थी। कोलकाता में तो दुर्गा पूजा के मौके पर जश्न का माहौल होता ही है। इस मौके पर लोग मां दुर्गा की भक्ति में डूबे हुए दिखाई देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी कोलकाता में कई भव्य पंडालों का निर्माण किया गया है।
रांची में भी दुर्गा पूजा को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। शहर के चौक चौराहों पर भव्य तोरण द्वार से सजाया गया है, साथ ही उसमें आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। साथ ही सड़क के किनारे भी लाइटिंग लगाए गए हैं जो लोगों को खूब लुभा रहे हैं। रांची में भी शारदीय नवरात्र की धूम है। जगह जगह मां दुर्गा का दरबार सजकर तैयार हो गया है। भक्त पूजा अर्चना के लिए पूजा पंडालों में आ रहे हैं। ढाक की गूंज के बीच रांची के मंदिरों में मां की आराधना जारी है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज षष्ठी की पूजा हुई। लातेहार में भी जगह जगह दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। सभी पूजा समितियां एक दूसरे से बढ़कर बेहतर आयोजन करना चाह रही हैं, लिहाजा एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर पूजा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह तैयारी में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि पूजा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी न हो। तैयारियां लातेहार में हो रही हैं। हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। हर थाने में बहुत डिटेल लेवल पर एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई है। एक सूची बना करके जो परेशानी पैदा करने वाले जो तत्व हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व, उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। दुर्गा पूजा के उत्सवी माहौल में पूरा जमशेदपुर भी डूबा हुआ है। चारों ओर से भक्ति भरे गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जहां मंदिरों में पूजा का आयोजन किया गया है, वहीं अलग अलग पूजा पंडालों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। जमशेदपुर में नवरात्र को लेकर पूजा पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया है। इन पंडालों में अलग अलग जगहों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं। पंडालों में जहां सजावट पर खासा ध्यान दिया गया है, वहीं यहां आने वाले भक्तों की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। लिहाजा सभी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के मौके पर पटना सिटी के मारूफगंज मंडी में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से हो रही है। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा पूजा की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर बंगाली रीति रिवाजों के मुताबिक पूजा की जाती है। एक और जहां यहाँ की पूजा पद्धति भक्तों के आकर्षण का केंद्र होता है, वहीं यहाँ पर मूर्तियां भी भक्तों के आकर्षण का खास केंद्र है। मां के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पंडाल में बढ़ने लगी है। मां के दर्शन को दूर दूर से लोग आने लगे। पटना के बोरिंग रोड के पूजा पंडाल में ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पत्नी सोनल शाह पूजा अर्चना के लिए पहुंची। सोनल शाह ने मां की पूजा की और मां की आरती भी उतारी। नवरात्र के सप्तमी को मां दुर्गा का पट खुल गया है। मां के दर्शन को भक्त पूजा पंडाल की तरफ जाने लगे हैं। पटना के एसके पुरी पूजा पंडाल में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और पूजा अर्चना की। मनोज तिवारी अपने अंदाज में मां के भजन गाए उन्होंने और मां से आशीर्वाद भी मांगा। मां मेरी मां को खुश रखना इतनी अर्ज हमारी है। मेरी मैया मेरे खातिर सारी दुनिया से प्यारी है, सारी दुनिया से प्यारी है। माँ मेरी माँ को खुश रखना इतनी अर्ज हमारी है।